महागठबंधन, इसको मैं महाठगबंधन भी कहता हूँ। वो इसलिए कहता हूँ कि ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट हुए हैं। चलिए इस एरिया में घूम जाइए, एक एक ठेला वाला, एक एक रिक्शा वाला, एक एक ऑटो वाला, एक एक कुली आपको बिहारी मिलेगा, उत्तर प्रदेश का मिलेगा। आखिर नीतीश जी ने 20 साल में क्या किया अपने राज्य के लिए कि लोग उनको क्या बनवा दिया? सड़क और पुल। हाँ, सड़क और पुल। इस बात पे मुझे हंसी आती है और मैं बिहार में भी लोगों को समझाता हूँ कि भैया तुमको सड़क और पुल के अलावा कुछ नहीं मिला। सड़क और पुल में सीधा कमीशन 30% कमीशन वहाँ पहुँच जाता है मंत्रालय में नीतीश जी के पास। इसके अलावा लोकतंत्र कैसे खतरे में है? लोकतंत्र इस प्रकार से खतरे में है कि लालू जी के बेटों की संपत्ति 5000 करोड़ की है। हाँ, ईडी की जांच होती है। ये समाजवादी लोग जो समाजवादी होने का ढोंग करते हैं, ये एक्चुअल में वामपंथी विचारधारा से प्रेरित है और भारत के तत्काल राजनीति में वामपंथी विचारधारा की जरूरत कहीं से नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकसभा। 23 जून को पटना में एक मीटिंग होती है, उसमें सारे विपक्षी दल एकजुट होते हैं और बात करते हैं कि मोदी जी को हराना है। क्यों हराना है नहीं बताते, बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, हम आज़ादी दिलवाएंगे भारत को, एजेंसियों पर सरकार का कब्जा हो गया। इन सब तमाम चीज़ों को लेकर के वो मीटिंग कर रहे हैं और एक साथ चुनाव लड़ने की बात करें 2024 में। इसके बाद एक और मीटिंग होगी, उसके बाद ये फैसला करेंगे कौन से नेता कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, कौन सी पार्टी कितने सीट लेगी। तो चलिए इन तमाम बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ व्यक्ति मौजूद है, उनसे बात करेंगे और आपको बताएं क्या सच में इस मीटिंग का असर 2024 चुनाव पर होगा या नहीं होगा। सर पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुदर्शन कुमार झा हुआ। मेरा सवाल आपसे हो कि जो नीतीश कुमार अध्यक्षता कर रहे थे इस मीटिंग की, क्या उसका असर 24 चुनाव पर होगा या नहीं? कुछ राज्यों में होगा, कुछ राज्यों में नहीं होगा। दूसरी बात, कुछ राज्यों में भी जो असर दिखेगा वो बहुत कम दिखेगा। इसलिए दिखेगा कि वहाँ नाम ले सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। शायद बिहार में असर दिख जाए, क्योंकि बिहार में जातीय आधारित, बिहार उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में जातीय आधारित राजनीति को लेके फेमस है, तो बिहार में हो सकता है दिखे। उत्तर प्रदेश में कुछ अंतर आएगा, अन्य राज्यों में भी थोड़ा बहुत अंतर आएगा। जैसे दिल्ली जैसे राज्यों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखेगा, तमिलनाडु जैसे राज्यों में बहुत अंतर नहीं दिखेगा, आपको बंगाल में बहुत अंतर नहीं दिखेगा। जो विधानसभा की सीटें जैसे जिस प्रकार से बंगाल में बढ़ी, तो उसी के रेशियो में लोकसभा की कुछ सीटें बढ़ेंगी। हाँ, बिहार में बड़ा बदलाव दिख सकता है। मैं ये कमिटमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बिहार में बदलाव दिख सकता है। अभी फिर ये आपको तमिलनाडु में नहीं देखने को मिलेगा। तो ऐसा है, ये है महागठबंधन, इसको मैं महाठगबंधन भी कहता हूँ। वो इसलिए कहता हूँ कि ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट हुए हैं। चलिए आप मानते हैं कि आप एक ऐसी सरकार के लिए एकजुट हुए हैं जो निरंकुश सरकार है, जो जनता की बात नहीं करती है, जिसने 2 करोड़ रोजगार की बात की लेकिन उसने रोजगार नहीं दिया। लेकिन आपने अपने राज्य में क्या किया? आज जो अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार जी 20 वर्षों से मुख्यमंत्री है, 22 वर्षों से, उन्होंने बिहार के लिए, लोगों के लिए क्या किया? आप इस एरिया में घूम जाइए, एक एक ठेला वाला, एक एक रिक्शा वाला, एक एक ऑटो वाला, एक एक कुली आपको बिहारी मिलेगा, उत्तर प्रदेश का मिलेगा। आखिर नीतीश जी ने 20 साल में क्या किया अपने राज्य के लिए कि लोग उनको क्या बनवा दिया? सड़क और पुल। हाँ, सड़क और पुल। इस बात पे मुझे हंसी आती है और मैं बिहार में भी लोगों को समझाता हूँ कि भैया तुमको सड़क और पुल के अलावा कुछ नहीं मिला। सड़क और पुल में सीधा कमीशन 30% कमीशन वहाँ पहुँच जाता है मंत्रालय में नीतीश जी के पास, और वो कमीशन मिलता है। आपने रोजगार क्यों नहीं दिया? आपने वहाँ के लोगों को शिक्षा क्यों नहीं दी? आपने वहाँ के लोगों को उचित स्वास्थ्य क्यों नहीं दिया? आज दिल्ली में जो केजरीवाल की सरकार बनी है वो किस आधार पे बनी है? यहाँ के लोगों को शिक्षा मिला, यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य मिला, यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य मिला। आज बिजली का बिल उनके पास क्या आ रहा है? लेकिन क्या ये चीज़ें नीतीश कुमार जी जो विकास पुरुष है, उन्होंने 22 सालों में करके दिखाया? क्या 5 साल की सरकार में मुलायम सिंह की सरकार या अखिलेश यादव की सरकार ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया? जब आप अपने राज्य को चलाने में सक्षम नहीं हैं तो आप देश को कैसे चलाइएगा? लेकिन वो तो बोलते हैं कि हम पीएम कैंडिडेट है ही नहीं, तो आप कैसे मान लेते हैं? वो पीएम कैंडिडेट बिल्कुल नहीं है, उनको मानेगा कौन? ये पीएम कैंडिडेट राहुल गांधी के अलावा कोई नहीं होगा। इस बात को मैं आपको लिखित में दे सकता हूं अभी। हाँ, इन सब में किसी की क्षमता ही नहीं है, इन सब में किसी की क्षमता ही नहीं है
कि कांग्रेस पार्टी और उस परिवार के खिलाफ बोले, बात करे, उसके अलावा किसी और को आगे लेके आए। क्षमतावान इंसान एक है, मैं फिर से कहूँगा, वो क्षमतावान इंसान एकमात्र है, वो अरविंद केजरीवाल है, जिसके पास विज़न है, जिसके पास काम करने का तरीका है, जिसके पास समझ है, लेकिन वो इस अरविंद केजरीवाल को आगे लेके नहीं आए। मैं सवाल आपसे पूछता हूँ एक कि विपक्ष पूरा बोल रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और ईडी सीबीआई उनके हाथों में चला गया है और उनके हिसाब से इस्तेमाल होता है। इस बात में सच्चाई है जो विपक्ष आरोप लगा रहा है? मैं इस बात को मानता हूँ, लोकतंत्र कहीं से खतरे में नहीं है। इतने 125 ये बोलने के लिए आप पहले अपने घर का लोकतंत्र तो बचाइए। हमसे हमारा घर नहीं संभल रहा, हम देश की बात कर रहे हैं। हाँ, इनसे इनका राज्य नहीं संभल रहा। इनके अभी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप पत्रकार हैं, मनीष कश्यप पे एनएसए लगाया गया तमिलनाडु में। क्यों लगाया गया? तो जरूर कहीं ना कहीं ये ईडी सीबीआई इन चीज़ों का उपयोग करते हैं, इसीलिए आरोप ये लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है। हाँ, अभी वही एक मनीष कश्यप के ऊपर हम ये आरोप लगा देते हैं, लेकिन इसके अलावा लोकतंत्र कैसे खतरे में है? लोकतंत्र इस प्रकार से खतरे में है कि लालू जी के बेटों की संपत्ति 5,000 करोड़ की है। हाँ, ईडी की जांच होती है। ये समाजवादी लोग जो समाजवादी होने का ढोंग करते हैं, ये एक्चुअल में वामपंथी विचारधारा से प्रेरित है और भारत के तत्काल राजनीति में वामपंथी विचारधारा की जरूरत कहीं से नहीं है। वामपंथी विचारधारा की मैं इसलिए कहता हूँ जरूरत नहीं है, वो एक समय था जब यहाँ जरूरत थी, क्योंकि उस समय हमें समाजवाद को थोड़ा ऊपर लाना था। अभी इन सब चीज़ों की किसी भी प्रकार से ज़रूरत नहीं है। मैं ये गठबंधन को ठगबंधन कहता हूँ, क्योंकि ये सब चोरों का जमावड़ा है। आरोप लगता है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, बस हिंदू मुस्लिम करती है और चुनाव जीतती है। सच्चाई? ये आरोप लगता है, ये सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, इस बात को मैं कहता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कहता हूँ कि फॉरवर्ड कास्ट आते हैं ना, हम लोग कास्टिज्म सिस्टम में हैं। फॉरवर्ड कास्ट आता है, ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत, कायस्थ। अब मुसलमान में भी, अब जब हिंदू मुस्लिम की बात होती है तो मेरे कई मुस्लिम मित्र हैं जो कहते हैं कि मैं शेख हूँ, मैं वो हूँ, क्या कहते हैं, नवाब हूँ या सुन्नी हूँ। मैं फॉरवर्ड में आता हूँ आपकी तरह। अब वो मुसलमान फॉरवर्ड और हिंदू फॉरवर्ड भी एक हो रहा है, एक प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। आप एक हिंदू का नेता दिखाओ भारतीय जनता पार्टी का, जो बिहार में हो या फिर क्या कहते हैं केंद्र में हो, प्रदेश में हो, अन्य राज्यों में। एक दो चेहरे हैं, बड़े चेहरे, जो तथाकथित हिंदुओं को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं तो देखता हूं कि 90% मंत्री अन्य वर्गों से आते हैं।